बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन है, इसमें हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ राइबोफ्लेविन। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि राइबोफ्लेविन के अंदर हिस्ट्री क्या थी, कब ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया, रिकमेंडेड अमाउंट कितनी है इसकी, फूड सोर्सेज कहाँ से लेना चाहिए और बॉडी में कैसे इसकी डाइजेशन होती है, व्हाट इज़ द मेथड इन विच इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, मोड ऑफ एक्शन क्या है या फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर इसका, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कौन सी है इफ़ द राइबोफ्लेविन इनटेक इज कंप्रोमाइज्ड, और इफ़ द टॉक्सिसिटी इज प्रेजेंट तो वो कौन सी होगी, और व्हाट आर द मेथड विच इज़ यूज टू असेस द राइबोफ्लेविन स्टेटस इन द बॉडी। तो ये हमने वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो राइबोफ्लेविन को अगर देखा जाए तो राइबोफ्लेविन को इज आल्सो नोन एज द विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो इसको हमने डिस्कस करना है। तो आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिस्कशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द विटामिन B2 और द राइबोफ्लेविन, कि इसको केमिकल कंपोजिशन इसकी क्या है, हिस्ट्री क्या है, किस साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। तो विटामिन B2 और द राइबोफ्लेविन इज आल्सो नोन एज द B2 और द राइबोफ्लेविन, ऑल्टरनेटिव नेम इसके हैं। इन द हिस्ट्री was once called as the yellow enzyme। हिस्ट्री के अंदर इसको येलो इंजाइम के नाम से भी जाना जाता था जब प्रॉपर राइबोफ्लेविन डिस्कवर नहीं हुआ था। व्हाट इज द रीजन, कि ऐसी क्या यूनिक प्रॉपर्टी थी B2 के अंदर कि इसको भी येलो इंजाइम भी कहा गया, बिकॉज इट हैज अ डिस्टिंक्टिव येलो ग्रीन फ्लोरिसेंस कलर। ऑन द बेसिस ऑफ इट कलर, कि इसका कलर क्या था, येलो ग्रीन फ्लोरिसेंस कलर की बेसिस पे इसको येलो एंजाइम भी कहा गया। तो अब फिर इसको राइबोफ्लेविन क्यों कहा गया, तो लैटिन लैंग्वेज के अंदर द वर्ड फ्लेवन, जो राइबोफ्लेवन था, फ्लेवन से ड्राइव हुआ वर्ड, और लैटिन में फ्लेवन का मतलब था येलो। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दिस एंजाइम, इसका कलर ये था तो इसको येलो एंजाइम कहा गया। अब इसके बाद इसके डिस्कवरी की बात करते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया, किस साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। विटामिन B2 वाज डिस्कवर्ड इन द 1933, फर्स्ट टाइम इसको 1933 में ये डिस्कवर किया गया, और इसका डिस्कवरी भी इसकी इसमें हुई, और इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ 1933 के अंदर। दिस केमिकल स्ट्रक्चर वाज डिटरमाइंड बाय द साइंटिस्ट विच नेम इज द कोहन एंड द co-worker play important role to diagnose or to discover the vitamin B2 and determine its chemical structure। तो अब इसके अगर केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है। राइबोफ्लेविन बेसिकली इज कंसिस्ट ऑफ द 3 लिंक्ड, आपस में जुड़े हुए 3 लिंक्ड होंगे किस चीज के, 6 मेंबर रिंग्ड, ऐसे रिंग जिसके 6 कॉर्नर हो वो आपस में जुड़े हुए होंगे। इसका केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे कि राइबोफ्लेविन का केमिकल स्ट्रक्चर में बेसिकली होता क्या है। बेसिकली 3 रिंग होंगे जो कि 6 कार्बन के साथ होंगे और आपस में अटैच होंगे, और शुगर इज अटैच द सेकेंड रिंग, उसमें शुगर क्या होगी, अटैच होगी। तो बेसिकली ऐसे हमारे पास जो 6 कार्बन रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर सॉल्युबल विटामिन में से राइबोफ्लेविन की। 3 लिंक्ड, जो हमने डिस्कस किया अभी, 3 लिंक्ड 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। ओके, तो ये फ्लेवन का स्ट्रक्चर है। इसमें जो सेकंड रिंग है यहाँ पे क्या होगा, शुगर अल्कोहल अटैच होगी। इसमें जो शुगर अल्कोहल अटैच है राइबोफ्लेविन में, इसका नाम है रेबिटोल। क्या नाम है इसका, रेबिटोल। ओके, तो रेबिटोल इज द नेम ऑफ द शुगर अल्कोहल विच इज प्रेजेंट इन द
B2 chemical structure. 6-member ring which is attached together and the ribitol sugar is attached with the central ring like structure. इसको हम लोग फ्लेवन या राइबोफ्लेवन कह सकते हैं. बेसिकली ये जो पार्ट है इस पार्ट को फ्लेवन कहते हैं और दिस इज द शुगर अल्कोहल. दोनों को कंबाइन करेंगे तो राइबोफ्लेवन बन जाएगा. ठीक है. अब इसको अगर देखा जाए कि राइबोफ्लेवन के अंदर जो तमाम चीज़ें प्रेजेंट हैं और इसके बाद इसके कुछ कोएंजाइम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ऑफ कोर्स उसमें यहाँ पे भी इसका जो साइड चेन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा तो इसके कोएंजाइम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर देगा. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज विच अमाउंट इज रिकमेंडेड टू फॉर द कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन के ये आपकी रिकमेंडेड अमाउंट है. तो इसका RDA एस्टेब्लिश है. RDA में एक रिकमेंडेड कट ऑफ वैल्यू दी जाती है कि इतनी आपकी हेल्थ के लिए सेफ है. तो RDA फॉर द राइबोफ्लेवन इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस. ठीक है. राइबोफ्लेवन का वुमेन के लिए कितना है 1.1 मिलीग्राम पर डे और मेन के लिए कितनी है इसकी रिकमेंडेशन 1.3 मिलीग्राम पर डे. इट इज़ द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ द राइबोफ्लेवन और जो कि सेफ है हमारे लिए. लेकिन इसके साथ अब हमारे पास पॉइंट ये आता है कि जो हमने इसकी ये अमाउंट लेनी है वो कहाँ से लेनी है. तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके फूड सोर्सेज. और फूड सोर्सेज के साथ कुछ ऐसी इसकी प्रॉपर्टीज़ कि जब आपने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है इन केस तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के आया इट इज़ स्टेबल टू द UV लाइट्स और द सम हीट स्टेबल और नॉट. तो ये साथ में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली राइबोफ्लेवन के अगर हम सोर्स देखें खुराक के अंदर तो जो रिचेस्ट सोर्स है इसका लिवर. रिच फूड जिसके अंदर राइबोफ्लेवन प्रेजेंट होगा आर द लिवर, मशरूम्स और उसके बाद हमारे पास आती है स्पिनिच. स्पिनिच के साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसमें स्पिनिच भी आ गई, ब्रोकोली भी आएगी और इस के अलावा हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट और चीज़. दीज आर द अबंडेंट एंड द गुड सोर्स ऑफ द राइबोफ्लेवन. लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट 1/4 कि अगर हम लोगों का 100% ये चीज़ एक 100% की है तो इसका जो 1/4 पार्ट है अप्रॉक्सीमेटली 25% of the riboflavin in our diet is came from the milk product. तो बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट करता है 25% राइबोफ्लेवन को सप्लाई करने के लिए. इसके अलावा दीज आर द बेसिक सोर्स जो मैन्युफैक्चरिंग से या फोर्टिफिकेशन के साथ सोर्सेज अवेलेबल हैं. वो हमारे पास है इनरिच्ड वाइट ब्रेड फोर्टिफाइड या इनरिच्ड वाइट ब्रेड. दीज आर द फोर्टिफाइड सोर्स. ये आपके नेचुरल सोर्स हैं. उसके बाद क्रैकर्स इज आल्सो अ गुड सोर्स और देन वी हैव सम प्रोडक्ट इन विच द नूडल्स और नगर्स इज आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रोवाइड द राइबोफ्लेवन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे इसका एक्सपोजर होता है लाइट के साथ स्पेशली UV लाइट है या कोई ऐसी रेस के साथ इसका जब एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से राइबोफ्लेवन बहुत जल्दी ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है. तो मोस्टली अगर देखें हमने कहा ना कि डेयरी प्रोडक्ट में हमारा 1/4 प्रेजेंट राइबोफ्लेवन. तो ऐसी चीज़ जो हमारे मार्केट से मिलती है कोई भी दूध है या दही है या कोई चीज़ वगैरह जिसमें प्रेजेंट है तो बेसिकली देखते जाते हैं कि उसके अंदर ऊपर कवरिंग की जाती है. कवरिंग क्यों की जाती है उन चीज़ों के ऊपर टू प्रिवेंट दिस लाइट इंड्यूस ब्रेकडाउन. जो हमने लाइट एक्सपोजर है UV लाइट का या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का तो ताकि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से जो ब्रेकडाउन होना था राइबोफ्लेवन का वो ना हो और इसकी कवरेज कर दी जाती है. तमाम दूध या दूध की बनी हुई चीज़ों को जब मार्केट से आप परचेज करते हैं तो हमने देखा कि उसके ऊपर एक कवरिंग होती है. दिस कवरिंग इज हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट द राइबोफ्लेवन
ताकि वो लॉस ना कर सके। अब कवरिंग बेसिकली या तो पेपर की होनी चाहिए या प्लास्टिक कंटेनर की होनी चाहिए, गिलास की रिकमेंडेड नहीं है। तो दिस कवरिंग शुड बी यूज्ड एज द पैकेजिंग फॉर द राइबोफ्लेविन रिच फूड, ताकि इनका लॉस जो है वो बच सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन कैसे होगी। ऑफ कोर्स वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं तो प्रॉपर इसकी डाइजेशन चाहिए नहीं, एज वी स्टार्ट टू इंजस्ट तो इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अब इसकी जो एब्जॉर्प्शन है स्टमक के अंदर, इन स्टमक क्या होगा, स्टमक में ऑफकोर्स गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है जिसमें से HCl भी प्रेजेंट है। वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। एज वी ऑलरेडी नो कि जब भी स्टमक में ऐसी खुराक आएगी जिस फूड के साथ हमारे विटामिन प्रेजेंट हैं, तो स्टमक की जो सेक्रीशंस हैं वो फूड में से हमारे विटामिन को क्या करेंगी, रिलीज करना स्टार्ट कर देंगी। तो जैसे ही सेक्रीशन एक्ट करेंगी तो यहाँ पे विटामिन रिलीज होना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह B2 विटामिन के अंदर होता है, जैसे ही राइबोफ्लेविन इन रिच फूड स्टमक में आएंगे, स्टमक का गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, फूड के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही फूड पे अटैक करेगा फूड में से राइबोफ्लेविन अलग होना स्टार्ट कर देगा। देन दिस राइबोफ्लेविन इज कन्वर्टेड, किस में कन्वर्ट होता है, इट्स कोएंजाइम फॉर्म। ऑफ कोर्स हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी एज अ कोएंजाइम। तो कोएंजाइम की फॉर्म में कन्वर्ट होगा इन मोस्ट टिश्यू, बट मोस्टली दिस फंक्शन इज अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, हार्ट एंड किडनी। कि कैसे राइबोफ्लेविन कन्वर्ट होगा कोएंजाइम की फॉर्म में। जैसे ही राइबोफ्लेविन कन्वर्ट हो गया कोएंजाइम की फॉर्म में, इट इज रेडी फॉर द एब्जॉर्प्शन। प्राइमरीली इसकी जब एब्जॉर्प्शन है वो किस तरीके से होगी, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फैसिलिटेट डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। तो ये दो तरीके हैं जिसकी वजह से बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो बेसिकली जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उनको डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही वो खुराक से अलग होंगे, दे आर रेडी फॉर द एब्जॉर्प्शन। खुराक से अलग होंगे, देन दे आर कन्वर्टेड टू इट्स कोएंजाइम फॉर्म। कोएंजाइम फॉर्म या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या फैसिलिटेट डिफ्यूजन से बॉडी में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट कर देगी। ओके, अब क्या होगा, क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन है मोस्टली बॉडी में स्टोर नहीं होता, लेकिन इसकी जो स्मॉल या थोड़ी बहुत सम हो कंसंट्रेशन है वो स्टोर कहाँ पे होगी, द स्मॉल अमाउंट ऑफ द राइबोफ्लेविन इज स्टोर्ड। क्योंकि अब बॉडी के अंदर आ गया तो कहाँ कहाँ स्टोर हो सकता है, जहाँ जहाँ पे ये कोएंजाइम बना था, लिवर के अंदर, किडनी के अंदर एंड हार्ट के अंदर। ये वो ऑर्गन है जहाँ पे इसके स्मॉल अमाउंट ऑफ द राइबोफ्लेविन इज स्टोर्ड। उसके बाद इफ वी आर टेकिंग द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द राइबोफ्लेविन, तो एनी एक्सेस इनटेक इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। जितना एब्जॉर्ब होना तो हो गया, बाकी क्या होगा, बाकी का बॉडी निकाल देगी विद प्रोसीजर जो है हमारे पास, यूरिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, बॉडी से निकल जाएगा। क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, बॉडी में इसका बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं है एक्सेसिव अमाउंट में। ओके, अब क्योंकि हमने कहा था कि फ्लेवन की वजह से, क्योंकि इसलिए इसको फ्लेवन का नाम दिया गया इसकी बेसिस पे क्योंकि इसका येलो कलर होता है। तो वो लोग जो कि सप्लीमेंट से बहुत ज़्यादा राइबोफ्लेविन ले रहे होते हैं, तो फॉर दोज पीपल हु टेक द एक्सेसिव इनटेक ऑफ द राइबोफ्लेविन, इसमें क्या होगा, ब्राइट येलो कलर का यूरिन आना स्टार्ट कर देगा इफ द इनटेक इज टू मच हाई फ्रॉम द सप्लीमेंटेशन। मोस्टली खुराक से इतना नहीं आता, लेकिन सप्लीमेंटेशन जो है वहाँ से इसकी अमाउंट ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट जो कि ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, उनके यूरिन का कलर क्या होगा, येलो होना स्टार्ट कर देगा। व्हाट आर द रीज़न, ये हमें पता चल गया कि येलो कलर क्यों आएगा यूरिन का, क्योंकि हमें पता था कि फ्लेवन उस कंपाउंड को कहते हैं जिसका कलर ही येलो हो। ठीक है, अब ये चीज़ें आ गई हमारे पास। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि कैसे राइबोफ्लेविन कन्वर्ट होता है FMN के अंदर या FAD के अंदर। अब हमने देखा कि हमने राइबोफ्लेविन खा लिया है, बॉडी ने फूड हमारे पास आ गया जिसमें राइबोफ्लेविन प्रेजेंट था। वो राइबोफ्लेविन खाने के बाद अब क्या होगा, इसकी कन्वर्जन होनी है किसके अंदर, FMN के अंदर। इट इज द एब्रिविएशन ऑफ द कोएंजाइम फ्लेविन
मोनो न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब कैसे होनी है? वी रिक्वायर द सम एंजाइम। राइबोफ्लेवन ने कन्वर्ट होना है फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ द फ्लेवोकाइनेज एंजाइम। ओके, और इसके साथ ही क्या होगा? एटीपी से एडीपी बनना स्टार्ट कर देगी। जो सेलुलर एनर्जी है वो भी साथ में प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देगी। वी विल डिस्कस इन द अदर सेशन कि कैसे एटीपी से एडीपी बनती है और हमारी बॉडी इसको कैसे यूज करती है फॉर द सेलुलर फंक्शन। अब हमारे पास एक कोएंजाइम आ गया FMN, फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट इसने कन्वर्ट होना है FAD में। अगर आपको याद हो तो इसके दो कोएंजाइम होते हैं, FMN एंड FAD। तो FAD, ऑफ कोर्स वी आल्सो रिक्वायर द एंजाइम हियर, ताकि ये वाला कोएंजाइम नेक्स्ट कोएंजाइम में कन्वर्ट हो सके। तो जहाँ पे जो हमें कोएंजाइम चाहिए उसका नाम क्या है? FAD synthetase. This is the coenzyme which is required to convert the flavin mononucleotide towards the flavin, नाम लिख लेते हैं इसका पूरा, flavin adenine dinucleotide। ओके, और यहां से भी ऑफ कोर्स ये बन जाएगा हमारे पास दो कोएंजाइम आ गए। ठीक है, फर्स्ट वन इज दिस और सेकंड वन दिस। अब जब ये ऐसे बॉडी कन्वर्ट कर देगी और दिस इज द एंजाइम, ये वो एंजाइम है जो कि इसको चाहिए कन्वर्जन के लिए। राइबोफ्लेवन इन द प्रेजेंस ऑफ द फ्लेवोकाइनेज एंड एटीपी से एडीपी बनेगी, देन इट्स कन्वर्ट टुवर्ड्स द फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड, देन वी रिक्वायर द एंजाइम FAD synthetase, FMN is converted towards the flavin adenine dinucleotide. These coenzymes are ready to perform their function in the body. ओके, अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि फंक्शंस क्या हैं और कैसे मोड ऑफ एक्शन होगा इनका। जैसे अभी भी मैंने डिस्कस किया कि राइबोफ्लेवन इज अ कंपोनेंट ऑफ द टू कोएंजाइम्स, दे प्ले अ मेजर रोल इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो दो कोएंजाइम है इसके, ऑलरेडी पता है हमें FMN एंड FAD। बेसिकली दोनों को हम लोग कंबाइन करके फ्लेवन कह सकते हैं। ओके, क्योंकि दोनों इसी के कोएंजाइम हैं। तो फ्लेवन जो है, राइबोफ्लेवन प्ले बोथ फंक्शन। इसका रोल कहाँ पे होगा? एज अ ऑक्सीडेशन के अंदर भी, रिएक्शन में और रिडक्शन में भी। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन फंक्शन। अब इसमें से जो हमने डिस्कस किया, तो FAD फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज द ऑक्सीडाइज फॉर्म। कौन सी फॉर्म है इसकी? इट इज द oxidized form of the coenzyme, but when it is reduced, तो reduce होने को क्या कहते हैं? gain of the two hydrogen। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ये जब ये रिड्यूस होगा FADH2 में। ठीक है, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है? ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है बाय गेनिंग द 2 हाइड्रोजन। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म आ गई? रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई। तो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दैट इज द रीजन इनका मेजर फंक्शन कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो फर्स्ट फंक्शन हमने देख लिया कि राइबोफ्लेवन दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट chain because it is exists in the two form, oxidized form and reduced form. When it is present in the oxidized form FAD, when reduced form में जैसे ये convert होगी gaining of the hydrogen atom, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके अंदर, तो reduced form FADH2 बन जाएगी। सेकेंड इसका जो फंक्शन है वो है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेनी मेटाबॉलिक पाथवे, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका रोल है। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में क्या रोल होगा इसका? सेकेंड फंक्शन देखते हैं इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एनर्जी मेटाबॉलिज्म में देखें तो जैसे हमने एक ओवरव्यू पढ़ा था एनर्जी मेटाबॉलिज्म का, कि जैसे ही हमारा TCA साइकिल स्टार्ट होता है उसमें क्या होगा, जिस कंपाउंड में इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए इन द TCA साइकिल, ये हमारे पास लेट्स सपोज
TCA साइकिल आ गया हमारे पास। इस TCA साइकिल में ऑफ कोर्स पहले हमें एसिटाइल CoA चाहिए था, पायरोवेट, वो तमाम मैकेनिज्म पीछे एनर्जी मेटाबॉलिज्म का। TCA साइकिल में अगर देखा जाए तो एक कंपाउंड था हमारे पास यहाँ पे जिसका नाम था स्यूसिनेट। ओके, बाकी चीज़ें इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की बिकॉज अभी राइबोफ्लेविन पढ़ रहे हैं, तो राइबोफ्लेविन का जहाँ पे रोल है उसको हाईलाइट करेंगे। ऑक्सीडेशन करवाएगा स्यूसिनेट की और क्या बनेगा हमारे पास, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेंगे जिसका नाम है फ्यूमारेट। फ्यूमारेट, ऑक्सीडेशन ऑफ द स्यूसिनेट टू द फ्यूमारेट वी रिक्वायर द एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं, सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम है जिसने ऑक्सीडेशन करवानी है। प्रोसेस कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन का, जिसकी वजह से हमारे पास सुसिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमारेट के अंदर। लेकिन दिस एंजाइम इज रिक्वायर द FAD। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, FAD पे। यहां पे हमें क्या चाहिए होगा, कोएंजाइम FAD का, FAD। तो यहाँ पे इसका मेजर रोल है। इन द TCA साइकिल द ऑक्सीडेशन ऑफ द स्यूसिनेट टू द फ्यूमारेट रिक्वायर द FAD containing enzyme which name is the succinate dehydrogenase। they play important role। ये आ गया। सेकेंड हमारे पास अब इसका नेक्स्ट फंक्शन है एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर इन द फैटी एसिड ब्रेकडाउन। ठीक है, एनर्जी के अंदर ही है कि फैटी एसिड की ब्रेकडाउन में हमें फ्लेवन के कोएंजाइम चाहिए। बेसिकली जब फैटी एसिड की ब्रेकडाउन हो रही है, किस इसमें ऑक्सीडेशन करवा रहा था, कौन सा प्रोसेस होगा, बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड ब्रेकडाउन हो रहे हैं किसके अंदर, अगर देखें यहाँ पे ये फैटी एसिड है, मैं इसको ड्रॉ करती हूँ कि फैटी एसिड ने कन्वर्ट करना है एसिटाइल CoA के अंदर। फैटी एसिड कन्वर्ट होना है किसके अंदर, एसिटाइल CoA के अंदर, एसिटाइल CoA में। प्रोसेस कौन सा है, बीटा ऑक्सीडेशन। और इस बीटा ऑक्सीडेशन में हमें एंजाइम चाहिए फैटी एसिड को एसिटाइल CoA में कन्वर्ट करने के लिए। एंजाइम का नाम क्या है, फैटी असाइल डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम है। अब इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए अगेन वी रिक्वायर द FAD। अगर आपको एनर्जी मेटाबॉलिज्म की फ्लो डायग्राम याद है विच इज आल्सो अवेलेबल इन माय चैनल, उसको आप ओवरव्यू करें, देन इट विल हेल्प आउट यू कि कैसे किस किस स्टेप को हमने हाईलाइट किया जिसमें राइबोफ्लेविन का रोल था। तो सेकेंड हमारे पास क्या आ गया, इन द फैटी एसिड ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ द प्रोसीजर बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू, जब इसकी ब्रेकडाउन होगी फैटी एसिड की तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल CoA के अंदर। द एंजाइम इज द फैटी असाइल डिहाइड्रोजिनेज रिक्वायर द FAD टू परफॉर्म द फंक्शन। तो ये हमारे पास इसका सेकेंड फंक्शन आ गया राइबोफ्लेविन का। नेक्स्ट और इसकी फंक्शन देखें, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन। इसका आगे फोर्थ फंक्शन देखें कि फॉर्मेशन ऑफ द अमाइनो एसिड, कौन सा, नियासिन। ये कहाँ से बनेगी, ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड है हमारे पास, जिससे कौन सा फॉर्मेशन बनेगी हमारे पास, नियासिन। नियासिन इज द विटामिन, नियासिन इज द विटामिन। इसकी फॉर्मेशन होगी किस वाले अमाइनो एसिड से, ट्रिप्टोफेन से। तो इसमें भी हमें FAD चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन देखें, द फॉर्मेशन ऑफ द अदर कोएंजाइम लाइक द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव कोएंजाइम। एक्टिव कोएंजाइम लाइक हमारे पास B6 का कोएंजाइम है पायरोडॉक्सल फॉस्फेट, आल्सो रिक्वायर द FAD। जैसे ही B6 का एंजाइम बनेगा PLP, उसको भी क्या चाहिए होगा,
FAD। उसके बाद क्या रोल है इसका राइबोफ्लेविन का? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द 5-methyl tetrahydrofolic acid. It is the active coenzyme of the B9, 5-methyl tetrahydrofolic acid. आगे इसका क्या फंक्शन होगा? It is also required for the production secretion of the some neurotransmitter. न्यूरोट्रांसमीटर की सिक्रीशन में चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर? पर्टिकुलरली डोपामिन और हिस्टामिन। इनकी सिक्रीशन के लिए वी रिक्वायर द FAD। FAD क्यों चाहिए? क्योंकि हमें क्या करवाना है? हमने FAD डिपेंडेंट मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोटीन खाई, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा और हमें अमाइनो एसिड चाहिए होंगे जो कि हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर की सिक्रीशन करवाएंगे। अमाइनो एसिड, और वो अमाइनो एसिड क्या करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर की सिक्रीशन करवाएंगे। इस प्रोसेस के लिए वी रिक्वायर द मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। ये एंजाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? अगेन इट इज डिपेंड अपॉन द FAD। ओके, नेक्स्ट क्या है इसका फंक्शन? आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इसका होगा प्यूरिन कैटाबॉलिज्म। प्यूरिन का जब कैटाबॉलिज्म होता है इन लिवर, उसके लिए भी हमें एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म हो रहा है लिवर के अंदर और उसके लिए वी रिक्वायर द एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। और दिस एंजाइम इज आल्सो डिपेंड ऑन द FAD। ओके, तो दीज आर द मेजर फंक्शन ऑफ द। ओके, अगेन इसके साथ हमारे पास एक और मेजर फंक्शन है इसका एंटीऑक्सीडेंट की प्रोडक्शन के लिए। कैसे? हमारे पास एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन जो है इसकी प्रोडक्शन कैसी होती है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूटाथायोन वी रिक्वायर द एंजाइम जिसका नाम है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। इस एंटीऑक्सीडेंट की प्रोडक्शन के लिए हमें ये एंजाइम चाहिए ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। अब इस एंजाइम की एक्टिविटीज आल्सो डिपेंड अपॉन द कोएंजाइम। अगर आपको याद हो कैसे हमेरे पास एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसको आप एपोएंजाइम कहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। दे रिक्वायर्ड सम वाटर सोल्यूबल कोएंजाइम फॉर देयर एक्टिवेशन। तो यहाँ पे वो एग्जांपल आ रही है कि हमारे पास एंजाइम है बट इट इज प्रेजेंट द इनएक्टिव फॉर्म। दे रिक्वायर सम पुश अप कि कोई इसको एक्टिव करे, तो ये हमारे पास कोएंजाइम्स के साथ कंबाइन करेगा और हमारे पास प्रोडक्शन होगी ग्लूटाथायोन की। ग्लूटाथायोन क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा। अब हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी कैसे होती है? डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कौन सी है वो डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी देखें तो इसकी डेफिशिएंसी को हम लोग ए राइबोफ्लेविनोज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ए राइबोफ्लेविनोजिस के नाम से जानते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ द राइबोफ्लेविन। It is a clear deficiency disorder of the riboflavin and has been characterized, however, the clinical symptoms of the deficiency after almost 6 months of the inadequate intake. अगर आपने 4 to 6 months तक ऐसी डाइट ली जो कि विटामिन B2 फ्री थी तो एराइबोफ्लेविनोसिस होने के चांसेस होंगे। अब एराइबोफ्लेविनोसिस में होता क्या है? जो सिम्टम्स आएंगे एराइबोफ्लेविनोसिस में उसमें लीजन्स बनना स्टार्ट कर देते हैं। अब लीजन्स जैसे जिस जिस रीजन पे बनेंगे उनकी बेसिस पे इसके नाम है। इफ द लीजन आर प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द लिप्स, लिप्स की बाउंड्री में प्रेजेंट है, ठीक है। इफ द लीजन इज प्रेजेंट द आउटसाइड ऑफ द लिप्स
it is known as the cheilosis. Okay, and if the lesion is present on the corner of the mouth, ठीक है, corner of the mouth, अगर लिप्स की बाउंड्री में है तो चिलोसिस होगा, अगर कॉर्नर ऑफ द माउथ में प्रेजेंट है तो एंगुलर स्टोमाटाइटिस. इट इज द कंडीशन, जैसे हमें मोस्टली कोल्ड टेम्परेचर में विंटर के अंदर डिहाइड्रेशन की वजह से या बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर की वजह से क्रैकिंग आना स्टार्ट कर देती है लिप्स के अंदर. सेम कंडीशन होगी, लेकिन वो डिहाइड्रेशन की वजह से नहीं है, इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B2. अगर लिप्स की आउटर लाइनिंग में है तो चिलोसिस कहेंगे. इफ इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्नर ऑफ द माउथ तो इसको कहेंगे एंगुलर स्टोमाटाइटिस. ओके, एंड इफ दिस इंफॉर्मेशन एंड लीजन इज प्रेजेंट ऑन द टंग तो इसको हम कहेंगे ग्लोसाइटिस. तो दीज आर सम सिम्टम विच इज इंक्लूड इन द एराइबोफ्लेविनोसिस. देन इसकी बात करते हैं टॉक्सिसिटी की. बेसिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन की टॉक्सिसिटी इतनी होती नहीं है. यूरिन के हेल्प से ही क्या होते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. तो इसकी इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं है इफ़ वी आर ओनली डिपेंड अपॉन द डाइट. लेकिन रिसर्च में भी देखा गया है कि राइबोफ्लेविन हैज़ नॉट बीन रिपोर्टेड विद द लार्ज ओरल डोज, या इसका कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देखा गया. लेकिन एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये है कि इफ़ वी आर कंज्यूमिंग लार्जर अमाउंट ऑफ द राइबोफ्लेविन, अप्रोक्सीमेटली 400 मिलीग्राम, रिक्वायरमेंट हमारी कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 1.1 और 1.3 मिलीग्राम. अगर इतनी डोज आप रोज ले रहे हैं, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर दोज पेशेंट विच हैव द कंप्लेन ऑफ द माइग्रेन, हेडेक विदाउट एनी साइड इफेक्ट. तो इसके ट्रायल पॉजिटिव आए हैं कि अगर इतनी लार्ज डोज हम कंज्यूम करें तो इट माइट बी हेल्पफुल टू ट्रीट द सम प्रॉब्लम. अब इसकी हमने असेसमेंट करनी है, तो असेसमेंट के लिए सेलुलर राइबोफ्लेविन कंसंट्रेशन देखनी होगी और यूरिनरी राइबोफ्लेविन कंसंट्रेशन देखनी होगी कि कितना यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहा है और सेलुलर कितना एक्सक्रीट आउट हो रहा है. ठीक है, तो दीज आर द बेसिक टेस्ट जिससे हम लोगों को स्टेटस का आइडिया हो जाता है. तो सेलुलर राइबोफ्लेविन कंसंट्रेशन इफ इट इज लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, इट इज अ इंडिकेशन ऑफ द डेफिशिएंसी. ओके, देन यूरिनरी राइबोफ्लेविन एक्सक्रीशन को देखना है. इफ इट द वैल्यू इज लेस देन 19 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ क्रेटिनिन, के क्रेटिनिन की प्रोपोर्शन के साथ देखना है. इतनी वैल्यू आएगी, इट इज आल्सो द इंडिकेशन फॉर द लो राइबोफ्लेविन स्टेटस इन द बॉडी. और अगर आपने इसको क्रेटिनिन के साथ नहीं देखना, सिंपल यूरिन में देखना है, तब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेस देन 40 माइक्रोग्राम पर डे. यूरिन में अगर इतनी एक्सक्रीशन आना स्टार्ट कर गई, इसको रिवाइज करूंगी वाइंड अप करने से पहले कि सेलुलर में इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए. सेलुलर में इसकी कंसंट्रेशन होगी लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर. यूरिन एक्सक्रीशन में अगर हमने विद द प्रोपोर्शन ऑफ द क्रेटिनिन देखना है तो लेस देन 19 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ द क्रेटिनिन. और विदाउट क्रेटिनिन अगर हमने इसको देखना है तो वैल्यू इज लेस देन 40 माइक्रोग्राम पर डे. तो इट इज़ ऑल अबाउट द राइबोफ्लेविन. के राइबोफ्लेविन को हमने ट्राई किया कि ओवरव्यू ले लें कि क्या क्या फंक्शन है बॉडी के अंदर इसके और इसका मैकेनिज्म क्या है. इफ़ द डेफिशिएंसी इज प्रेजेंट तो व्हाट आर द नेम ऑफ द डिजीज, डाइटरी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. इट इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.